हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। वहीं पे मैं चेक करूंगा और मुझे रियलाइज हो जाएगा कि आपको इस टॉपिक में कितनी समझ आई है। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी, जहां पे आपको मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स डिटेल भी और एमसीक्यू सीरीज भी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पे मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। बिफोर डिस्कसिंग, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रिफॉर्म का मतलब है अपनी डायरेक्शन को चेंज करना। पहले हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसको छोड़ के अब हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, इसको हम कहेंगे रिफॉर्म। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि पहले हम जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे थे, पहले हमारे पास जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको हटा के नई इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म। ओके, अब यहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होता है? सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, सॉरी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिनको हम इसलिए इस्तेमाल में लाते हैं ताकि एक्सेलरेट हो जाए पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर 1991 से पहले बहुत ही खस्ता हालत थी। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे थी, डिप्रेशन की सिचुएशन थी, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो उनकी बहुत ही बुरी हालत हो रही थी, करप्शन थी, इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा थी। तो 1991 में गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि हमें ये पॉलिसीज छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज 1990 तक, यानी कि 1991 से पहले जो इंडिया की इकोनॉमी थी ये बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी थी। जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम था, उसके बाद जो लाइसेंस था वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो 1991 में क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पहले थी उनको हटा के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। और उस टाइम का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्राइम मिनिस्टर कौन था वो आपने बताना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। दीज रिफॉर्म्स कैम्स टू बी नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उन्हीं को हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इन जो हमारे पास जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इनको तीन एलिमेंट्स में, थ्री ब्रॉड कंपोनेंट्स में क्लासिफाई किया गया। पहला हमारे पास था पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। 1991 से पहले लाइसेंसिंग होता था, किस पे? इंडस्ट्रीज पे भी और ट्रेड पे भी। अब इसी लाइसेंसिंग को हटा के क्या लाया? लिबरलाइजेशन लाया, यानी कि फ्री, लिबरल कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। सेकंड था पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटास फॉर द इंडस्ट्रीज। 1991 से पहले क्या था? कोटा होता था, ठीक है, उसको अब हटा के उसकी जगह पे क्या लाया गया? प्राइवेटाइजेशन लाई गई। एंड लास्ट थिंग, द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। 1991 से पहले क्या होता था? जब भी कोई एक्सपोर्ट करना होता था या इंपोर्ट करना होता था तो उससे गवर्नमेंट से क्या करना पड़ता था? परमिट लेना पड़ता था। लेकिन अब इस परमिट को रिप्लेस करके ग्लोबलाइजेशन को लाया गया। इस सिंपल वर्ड में अगर हम इनको कहें तो एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको लाया गया और रिप्लेस क्या किया? एलक्यूपी। कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एलपीजी किसकी जगह पे रिप्लेस किया गया, तो वो किया गया एलक्यूपी, यानी कि लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट्स। ओके, तो ये थे हमारे पास ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थी इंडिया के अंदर, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था लिबरलाइजेशन। बिकॉज जब लिबरलाइजेशन होगी तो उसी केस में प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी हम सोचेंगे। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन होता है अपने आप को लिबरल करना, फ्री करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई मेहमान आए या कोई भी गेस्ट आए
तो अगर आप लिबरल हो तो आप उसको अंदर आने दोगे, ठीक है। अगर आप लिबरल नहीं होंगे तो आप उसको अंदर ही नहीं आने दोगे। जब आप उसको अंदर ही नहीं आने दोगे तो प्राइवेटाइजेशन कहां से आएगी, यानी कि उससे लेन देन की बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है लिबरलाइजेशन, यानी कि लिबरल करना, फ्री करना। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब 1991 से पहले क्या होता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। लेकिन लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, फ्रीडम हो गई, क्योंकि प्रोड्यूसर जितना चाहता था उतना वो प्रोड्यूस कर सकता था, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं इंपोज की गई। ओके, अब लिबरलाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट पड़े, कहां पे क्या क्या रिफॉर्म हुई, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में लिबरलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स आए। अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सबसे पहले अबोलिशन कर मतलब खत्म कर दिया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो लाइसेंस हमें बनाना पड़ता था, कंपलसरी लाइसेंस बनाना पड़ता था, उसी के बाद हम कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे। सबसे पहले 1991 में वो चीज खत्म हो गई। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस, इट अबॉलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। उस टाइम पे क्या हुआ, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज पे कंपलसरी लाइसेंसिंग रखा गया, बाकी तमाम इंडस्ट्रीज को सारे लाइसेंसिंग क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। और वो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, एक थी लिकर, शराब की, सिगरेट्स की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल्स। जो डेंजरस केमिकल प्रिपेयर करते थे उन सब पे लाइसेंस रखा और बाकी को हटा दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन है, अभी आपने फटाफट इसका आंसर करना है कि एट प्रेजेंट कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर लाइसेंसिंग कंपलसरी है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी of industries reserved for the public sector was reduced from 17 to 8। आपने देखा, आपने अभी सुना कि 1991 से पहले क्या था, गवर्नमेंट काफी डोमिनेट थे, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था वो काफी डोमिनेट था। लेकिन 1991 के बाद वो चीज खत्म कर दी गई। जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखी गई थी, जैसे रेलवे आज भी है, वो रिजर्व है गवर्नमेंट के लिए, वहां पे कोई भी प्राइवेट नहीं आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से उस टाइम पे 17 इंडस्ट्रीज थी और उनको रिड्यूस करके सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज रखा गया, ठीक है। और इन 2010 एंड 11 द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर रिड्यूस्ड मेयरली टू 2। अब 2010 एंड 11 में और रिड्यूस कर दी गई, 8 से लेकर अब सिर्फ 2 पे रखा गया। और वो 2 क्या क्या है, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। ओके, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग। पहले पहले क्या होता था, 1991 से पहले जो प्रोडक्शन करनी होती थी कि मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है, वो होती थी लाइसेंस पे। वहां पे कोटा फिक्स होता था कि आपको जो है इतनी प्रोड्यूस करना है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो उस वजह से क्या किया गया, जो कोटा था उसको हटा दिया गया। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या आपको प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, अब वो बिल्कुल फ्री रहा। वो मार्केट कंडीशन पे, मतलब जितनी डिमांड एंड सप्लाई होगी उस पर डिसाइड होगा, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। उसके बाद फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। 1991 से पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती थी कि आइदर हम टेक्नोलॉजी बाहर से लाएं, हम मशीनरी बाहर से लाएं या ना लाएं, ठीक है। लेकिन जब 1991 में पॉलिसीज आई, कोई भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती थी फॉर द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। हम एक प्राइवेट हो सकते हैं, ठीक है, हम बाहर से कोई भी एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं। हमें कोई मशीन होनी है, कोई टेक्नोलॉजी लानी है बाहर से, हमें गवर्नमेंट को पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये था हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लिबरलाइजेशन का क्या क्या रिफॉर्म हुआ। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर की। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या लिबरलाइज किया गया, ठीक है, क्या क्या फ्री किया गया। अब फाइनेंशियल सेक्टर्स इंक्लूड बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अगर हम इंडिया की बात करें, जो फाइनेंशियल सेक्टर है या तो बैंकिंग है या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, या हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है। सबसे पहले हम पहले को समझेंगे, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या है। अभी तक हमने सिर्फ सुना है बैंकिंग, जो फाइनेंस करते हैं, जो पैसे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको हम बैंक नहीं कहते हैं, लेकिन वो भी हमें पैसे देते हैं, वो हमें लोन देते हैं। वो कौन से हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है बजाज फाइनेंस का, मुट्ठो फाइनेंस, ठीक है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं
जो बैंक की एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो उसको फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन उनको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। कुछ एग्जांपल आप भी कमेंट बॉक्स में करिएगा अगर आपको याद है। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। हम जानते हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया के अंदर है उसको कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, और हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिबरलाइजेशन implied a substantial shift in the RBI rule from regulator to a facilitator of the financial sector। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने की। 1991 के बाद लिबरलाइजेशन से क्या इफेक्ट हुआ आरबीआई पे? पहले आरबीआई होता था रेगुलेटर, यानी कि रेगुलेट करने वाला, लेकिन लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, अब वो फैसिलिटेटर बन गया, यानी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला। अब एज ए रेगुलेटर लिबरलाइजेशन से पहले क्या था? इट फिक्स इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक। आज जब हम बैंक में जाते हैं तो वहां पे जब हम लोन लेते हैं तो वो जो कमर्शियल बैंक है वो खुद ही फिक्स करता है कि आपको इस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना था। लेकिन 1991 से पहले क्या होता था, उसको सेंट्रल बैंक करता था कि आपको इतना इंटरेस्ट पे देना है, ठीक है। और बाकी जब भी कोई लोन लेता था कहीं बैंक से तो उस जो कमर्शियल बैंक था वो उसका इंटरेस्ट फिक्स नहीं करता था, जो इंटरेस्ट फिक्स करता था वो करता था RBI। But as a facilitator, after liberalization, RBI would only facilitate the free play of market forces। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जो इंटरेस्ट है उसको कौन तय करता है? कमर्शियल बैंक। इसीलिए आपने देखा होगा अगर आप कभी बैंक गए हो तो जैसे J&K बैंक में अलग आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, SBI में आपको अलग पड़ेगा, पंजाब नेशनल बैंक में अलग पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? बिकॉज हर एक बैंक अब इंडिपेंडेंट है, वो इंटरेस्ट रेट खुद ही तय करता है। वो डिपेंड अप करता है मार्केट फोर्सेस पे, कितनी उसकी डिमांड एंड सप्लाई है। लिबरलाइजेशन आल्सो फॉलोड FII, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। लिबरलाइजेशन की वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, जो बाहर के इन्वेस्टर थे, जो चाहते थे कि हम इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करें, तो लिबरलाइजेशन की वजह से उनको भी परमिशन मिल गई कि आप भी आ सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास है मर्चेंट बैंकर्स, ये एक एग्जांपल है, या म्यूचुअल फंड्स, ये भी हमारे पास क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने फाइनेंशियल मार्केट, इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन की वजह से फिस्कल रिफॉर्म्स में क्या चेंजिंग आई। और फिस्कल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। हम जानते हैं जो फिस्कल पॉलिसीज है वो है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब फिस्कल रिफॉर्म क्या आएगा? रिफॉर्म रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब लिबरलाइजेशन से पहले क्या होता था? टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री हैज बीन हाईली कॉम्प्लेक्स। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, बहुत ज्यादा टैक्स हमें पे करना पड़ता था, और वो जो पे करने का तरीका होता था वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत डिफिकल्ट था। एक आदमी को समझ ही नहीं आता था मुझे कितना टैक्स पे करना है, कैसे है, क्या सिस्टम है, ठीक है। फियरिंग ए हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन, पीपल वुड ऑफन इवेड वे टैक्स। काफी जो ज्यादा टैक्स होता था वो डर लगता था लोगों को, और लोग ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते थे जिससे वो टैक्स देने से बच जाए। नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैव बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेटेड। उसके बाद जो 1991 है, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उसको अब सिंपल किया गया, मॉडरेट किया गया, टैक्सेस को कम किया गया। तो उस वजह से लोगों के अंदर वो डर खत्म हो गया, और जो टैक्स से रेवेन्यू था वो भी क्या हो गया? वो इंक्रीज हो गया। उसके बाद है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब लिबरलाइजेशन की वजह से एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स पे क्या क्या इंपैक्ट पड़े, वहां पे कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए। अब एक्सटर्नल रिफॉर्म्स इंक्लूड करता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वाज इनिशिएटेड इन 1991, ठीक है, विद द डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। अब ये जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म है, इसके अंदर इंक्लूड, ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1991 में, और इसके अंदर जो पहला स्टेप इंक्लूड किया था वो था डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है डिमोनिटाइजेशन, एक होती है डिवैल्यूएशन। डिमोनिटाइजेशन में जो रुपीज चल रहा होता है मार्केट में उसी को हटा देते हैं, ठीक है, और डिवैल्यूएशन में क्या होता था? उस करेंसी की क्या की जाती है? वैल्यू को कम किया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे किया जाता है इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। डिवैल्यूएशन इंप्लाइज लवरिंग द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी। अभी आपने देखा होगा एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली
74 इंडियन रुपीज किसके इक्वल है, $1 के। ठीक है, जब हम डिवैल्यूएट करेंगे तो हमारी जो इंडियन रुपीज है अब 80 हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 80 रुपीज और $1 मिलेगा। अब उससे क्या फायदा होगा, $US और ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज देन अदर। उससे सबसे पहले ये फायदा होगा बाहर वालों को कि अब उनको ज्यादा रुपीज मिलेंगे $1 में, ये £1 में। ओके, उससे क्या होगा, $US और ब्रिटिश पाउंड, मैंने एग्जांपल ली है, कैन बाय मोर इन इंडियन मार्केट। उस वजह से क्या है कि वो ज्यादा खरीदेंगे हमारी मार्केट्स के अंदर। ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडियन इकोनॉमी। उस वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो बाहर के पैसे हैं, वो ज्यादा हमारी इकोनॉमी के अंदर आएंगे, बिकॉज यहाँ पे उनको चीजें सस्ती मिलेंगी। उनको $1 देना है, 70 या 80 रुपए उनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा डॉलर मिल जाएंगे। उसके बाद ट्रेड पॉलिसी, लिबरलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ ट्रेड पॉलिसी पे। सबसे पहले इंपोर्ट कोटा हैव बीन एबॉलिश्ड। आपको कितना इंपोर्ट करना है वो खत्म कर दिया गया है। जितना आपको हिम्मत है, जितनी आपको मर्जी है, आप उतना इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को भी खत्म किया गया। सिर्फ वहां पे इंपोर्ट लाइसेंसिंग रखा गया जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं था, जो हैजर्डस थे। ठीक है, देयर आर मॉडरेट या रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज टू एनहेंस द कॉम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। उसके बाद जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, यानी कि जब हम इंपोर्ट करते हैं उस टाइम पे जो टैक्सेस लगे थे उनको भी मॉडरेट कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ताकि जो कॉम्पिटिटिवनेस है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उनको इंक्रीज किया जाए। 1991 से पहले क्या होता था, जो डोमेस्टिक मार्केट थी उनको बचाया जाता था, कंपटीशन से बचाया जाता था। ठीक है, उस वजह से क्या हो गई, वो इनएफिशिएंट हो गई। लेकिन जब वो कंपटीशन के अंदर आई तो वहां पे उनको भी कंपटीशन करना पड़ा, तो उस वजह से क्या हो गई, उनकी जो है इंप्रूवमेंट, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। इसी तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन विड्रॉन। जो चीज हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे वहां पे भी जो टैक्सेस लगते थे उनको भी कम किया गया। उससे जो है इंडियन मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में भी जाने लगी। ठीक है, वहां का जो कंपटीशन है उसको फेस करने लगी। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन। नाउ प्राइवेटाइजेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो प्राइवेटाइजेशन होता है शिफ्ट ऑफ पावर ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। लेट अस सपोज दैट हमारे पास कोई सेक्टर है, इसका पहले कंट्रोल था गवर्नमेंट के पास, इसकी मैनेजमेंट, इसकी ओनरशिप सब किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास, यानी कि पब्लिक सेक्टर के पास। अब जब प्राइवेटाइजेशन होगी तो इसी का कंट्रोल किसके पास आएगा, प्राइवेट प्लेयर के पास आएगा, प्राइवेट सेक्टर के पास आएगा, किसी इंडिविजुअल के पास आएगा। ओके, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब इंडिया को प्राइवेटाइजेशन की क्या जरूरत पड़ी, पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ रूल इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट पॉलिसीज ड्यूरिंग 1951 टू 90। 1951 से 1990 तक गवर्नमेंट का यह मानना था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाए तो हमें पब्लिक सेक्टर को एक इंपॉर्टेंट रोल देना पड़ेगा। इसलिए 1991 तक जो पब्लिक सेक्टर था वो डोमिनेट था और प्राइवेटाइजेशन का रूल बिल्कुल नेग्लिजिबल था, बहुत ही कम था। However, the performance of majority of the public enterprises was disappointing. लेकिन पब्लिक सेक्टर ने मेजॉरिटी में, सारे की हम बात नहीं करेंगे बट मेजॉरिटी की अगर हम बात करेंगे तो 1990 तक उसने हमें डिसअपॉइंट किया, बहुत ही इनएफिशिएंट था। जो पीएसयूज थी यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उनके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा पीक पे थी, हमारा जीडीपी काफ़ी कम था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, इंडिया एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन में था। दे वर इंक्रिंग ह्यूज लॉसेस, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था उनको, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, बिकॉज उनकी जो मैनेजमेंट थी वो काफ़ी इनएफिशिएंट थी। अब ऐसा क्यों था, बिकॉज जो पब्लिक सेक्टर था उसका मेन मोटिव था सोशल वेलफेयर, ठीक है, इसलिए वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनका ना ही कोई घाटा हो रहा था ना कोई फायदा हो रहा था। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन आया, यही सेक्टर अब एक इंडिविजुअल का बना, अब उसको जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका मोटिव बन गया। अब वो हमेशा ये चाहने लगा कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कैसे मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है, तो इस तरह से वो एफिशिएंटली मैनेजमेंट करने लगा, उसके जो रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंटली यूज में लाने लगा। ओके, देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप उठाए गए थे अंडर द प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स। सबसे पहले क्या किया गया, सेलिंग शेयर्स ऑफ पीएसयूज टू द पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पीएसयूज थी यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे, उनके जो शेयर्स थे उनको बेच दिया, लोगों में बेच दिया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में बेच दिया। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड, 1991 से पहले
इसके शेयर किसके पास होते थे? गवर्नमेंट के पास। लेकिन 1991 के बाद ये किसके पास चला गया? प्राइवेट प्लेयर के पास चला गया, प्राइवेट पार्टीज के पास चला गया। उसके बाद सेकंड जो स्टेप उठाया गया प्राइवेटाइजेशन के लिए वो था डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यह हुआ कि सेलिंग पीएसयूज टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर था उसको अब बेच करके क्या बनाना है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज बनाना है। जैसे रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 3 दिसंबर 2019 को एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने कहा कि हम जो है कुछ आगे कुछ आने वाले टाइम में 23 पीएसयूज को डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, यानी कि बेचने वाले हैं, जिसमें कुछ है एयर इंडिया एंड 5 सब्सिडीज, ठीक है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन, भारत अर्थमूवर, ठीक है, स्कूटर इंडिया, ये मैंने कुछ लिखी है। बाकी 23 पीएसयूज हैं जिनको डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है गवर्नमेंट, और उनमें से कुछ आप भी इसके अंदर लिखिएगा जो आपको याद है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन। नाउ जो ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्लोब से। ठीक है, अब ग्लोब का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग ये हुआ कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, एक ग्लोबल मार्केट है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल बैरियर है उनको ख़त्म करके हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ मिल जानी चाहिए, इंटीग्रेट हो जानी चाहिए। हम अपनी चीज़ें किसी भी मुल्क में फ्रीली बेच सकते हैं और वहाँ के लोग हमारी कंट्री में कोई भी चीज़ फ्रीली बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसके मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है कि जो बैरियर्स हैं, जो पॉलिटिकल बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करें, जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करें और अपनी कंट्री को हम दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करें, जोड़ दें। ठीक है, देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड्स एंड कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर। हमारा जो ट्रेड है वो बिल्कुल फ्रीली होना चाहिए। वहाँ का जो कैपिटल है, वहाँ की मशीनें हम इजिली खरीद सकते हैं और यहाँ की हम मशीनें वहाँ पे बेच सकते हैं। या हम दूसरे वर्ड्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ओपननेस। ठीक है, ओपन करना, अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना, जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको ख़त्म कर देना। ठीक है, उस वजह से क्या हो जाएगा, जो डिपेंडेंसीज इकोनॉमी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर यूएस की इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो उससे हमें भी फायदा हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी में भी अच्छाई आएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन कौन से स्टेप उठाए गए थे फॉर द ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले रिडक्शन इन टैरिफ। 1991 से पहले काफ़ी ज़्यादा हाई टैरिफ लगते थे जिसकी वजह से जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट था वो काफ़ी कम था। लेकिन जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई तो उस वजह से जो कस्टम ड्यूटीज एंड टैरिफ थे वो काफ़ी रिड्यूस हो गए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से। उस वजह से जो इंडियन मार्केट थी वो बाहर के जो ग्लोबल इन्वेस्टर थे उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज। 1991 के बाद क्या होने लगी, जो ट्रेड पॉलिसीज थी वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने लगी। उससे पहले होती थी शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, जिसके अंदर लिबरल पॉलिसीज बनाई गई, बिल्कुल फ्री पॉलिसी, ज़्यादा टैरिफ कुछ भी नहीं था, अनकरेजमेंट ऑफ ओपन कंपटीशन। उससे पहले क्या होता था, क्लोज था और जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स थी उनको बचाया जाता था। जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, जब 1991 में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया तो इंडियन मार्केट्स को भी ओपन कर दिया कंपटीशन के लिए। कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड्स वर रिमूव, और जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल था गवर्नमेंट का उसको भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, बिफोर 1991 import to India was regulated by positive list of freely importable items। 1991 के बाद क्या हुआ, उसी लिस्ट को रिप्लेस किया गया नेगेटिव लिस्ट से। यानी उससे पहले जो बहुत सारी चीज़ें थी उन पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगता था, वो फ्रीली मूव नहीं कर रही थी। लेकिन 1992 के बाद जितने भी लगभग सारी इंटरमीडिएट जो गुड्स थी, ठीक है, और जो कैपिटल गुड्स थी वो फ्रीली मूव करने लगी, इम्पोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। जो इम्पोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, जब हम किसी मुल्क में जाते हैं या किसी कंट्री के साथ कोई ट्रेड करते हैं तो हम अपनी करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सचेंज होता है या तो ये फुली कन्वर्टिबल होगा या पार्शियली कन्वर्टिबल होगा। जब हम 1 रुपये नोट को पूरा फुली कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे फुली कन्वर्टिबल। जब इसका कुछ हिस्सा हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं पार्शियल कन्वर्टिबल। ठीक है, अब ये पार्शियली कन्वर्टिबल क्या होता है, या पार्शियल कन्वर्टिबल
पार्शियल कन्वर्टिबल होता है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज। ठीक है, जब हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं फॉरेन करेंसीज को। ठीक है, अब इसको हम फुली कन्वर्टिबल क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं आती है। ठीक है, इसके लिए इसकी चीज को आप याद रखिएगा, पार्शियल कन्वर्टिबल में जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल है, यानी कि लोन के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल कन्वर्टिबल। ओके, अब इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रुपी को अलो कर दिया फॉर द पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। क्यों? बिकॉज स्मूथनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की स्मूथनेस के लिए? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। लेट अस सपोज दैट हमने किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, जैसे यूएस में हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो वहां पे जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा या हमें डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके बाद उस प्रॉफिट को जो हम डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स में, उसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, वो हमें पे करना है, तो उसकी स्मूथनेस ट्रांजैक्शन के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलो किया। ठीक है, या रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, जो हम रेमिटेंस, जो हम खर्चा अपनी फैमिली को भेजते हैं, लेट अस सपोज दैट हम यूएस के अंदर है तो हमें अपनी फैमिली को कुछ पैसे भेजते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी इंडिया गवर्नमेंट ने इंडियन रुपी को पार्शियली कन्वर्टिबल अलो किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज रेज्ड फ्रॉम 40% टू 100%। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे, इक्विटी क्या है। तो इक्विटी को आप सिंपल वर्ड्स में याद रखो, इक्विटी का मतलब है मालिक। ठीक है, बिफोर 1991 इंडिया गवर्नमेंट कहती थी कि आप 40% से ज्यादा किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब तुम किसी फॉरेन कंपनी में 40% से ज्यादा के मालिक नहीं बन सकते थे। ठीक है, लेकिन 1991 के बाद इसको चेंज किया। जो पहले एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA, उसको रिप्लेस किया गया। ठीक है, और उसकी जगह पे कौन सा एक्ट लाया गया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसके तहत आप 50 से लेके 100% तक किसी, जितनी आपको हिम्मत है उतनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप उठाए गए थे फॉर द अचीवमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तो आप इसका आंसर 110% करोगे। तो फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं वहां पे चेक करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।